शुरू करते हैं। वर्ड है इंडियन आर्मी, भारतीय थल सेना, राइट। जब भी नाम आता है तो एक प्राउड फीलिंग आती है ना। तो वो प्राउड फीलिंग क्यों आती है इसका कारण नहीं पता आम लोगों को, क्योंकि इंस्टा पे देख रहे हैं, फेसबुक पे देख रहे हैं, तो लड़ते हुए देख रहे हैं, तो बस हल्का सा पता है कि यार हमारी रक्षा करते हैं, ये बॉर्डर पे खड़े हैं, हमारे लिए खड़े हैं। लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो उसे हटकर हैं, शायद आम इंसान, आम जनता को वो पता ही नहीं है। तो आज उसके बारे में बात करेंगे। उसमें से थोड़े पॉइंट्स में रखूंगा और पूरी कोशिश करूंगा कि ये जो फीलिंग है प्राउड मोमेंट, ये जो फील है, ये थोड़ा सा और इंक्रीज हो जाए। जैसे दुनिया में करीब 200 देश हैं और जो इंडिया की आर्मी है वो 3rd लार्जेस्ट आर्मी है। प्राउड मोमेंट, राइट। हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ कि एक आर्मी ने किसी और आर्मी के 93,000 सोल्जर्स को एक ही दिन में, एक ही बार में, एक ही मूवमेंट में सरेंडर करवा दिया। आपको याद होगा 1971 का बांग्लादेश लिबरेशन वॉर, इंडो पाकिस्तान, राइट। पाकिस्तान के 93,000 सोल्जर्स ने एक साथ घुटने टेक दिए, सरेंडर कर दिए इंडियन आर्मी के सामने। प्राउड मोमेंट, राइट। दुनिया में पहली बार सबसे हाईएस्ट ग्लेशियर सियाचिन ग्लेशियर पर इस भारतीय सेना का कंट्रोल है। और सियाचिन की बात करूं तो ठंड की बात भी होगी, माइनस माइनस माइनस, और इतना माइनस कि आम इंसान हमारे जैसा वहां पे सस्टेन ही नहीं कर पाएगा। उस जगह पे आर्मी 24 घंटे हमारे लिए खड़ी है। प्राउड मोमेंट, राइट। अभी पीछे कई साल पहले एक मूवी आई थी गदर, राइट। आई थिंक उसका सीक्वल भी बन रहा है, गदर 2, गदर 3, मुझे नहीं पता, बट बन रहा है, जिसमें सनी देओल ने काम किया था। वो जो मूवी थी वो एक रियल इवेंट पे बेस्ड थी, द बैटल ऑफ लोंगेवाल। लोंगेवाल में एक लड़ाई हुई थी। वहां पे क्या हुआ कि इंडियन आर्मी है, हमारे करीब 120 इंडियन सोल्जर्स रक्षा के लिए खड़े हुए अपनी सरहद के सामने, और उधर से करीब 2000 पाकिस्तानी सोल्जर्स ने अटैक किया, राइट। 120, 2000, उनके पास 45 टैंक, हमारे पास एक जीप गन लगी हुई। पूरी रात हमने अपनी ग्राउंड की हिफाजत की और उन्हें रोके रखा। वो बात अलग है कि फिर अगले दिन इंडियन एयरफोर्स ने स्ट्राइक्स मारी और वहां पे फिर हम जीते। 120 वर्सेस 2000, एक जीप वर्सेस 45 टैंक। क्या प्राउड मोमेंट, राइट। दुनिया का सबसे खौफनाक इंसान माना जाने वाला एडोल्फ हिटलर ने यहां तक कह दिया था कि भैया अगर मुझे इंडियन आर्मी की एक रेजिमेंट मिल जाए ना तो मैं पूरे यूरोप को ऐसे खा जाऊंगा, ऐसे। आप समझ रहे हैं इसका मतलब? एक रेजिमेंट मिल जाए, एक यूनिट मिल जाए, और वो रेजिमेंट का नाम था गुरखा रेजिमेंट। तो फिर मैं क्यों ना बोलूं प्राउड मोमेंट फॉर अस, राइट। ये वो आर्मी है जहां पे जो रिक्रूटमेंट होती है उसका कोई भी रिलीजियस बेस नहीं है, उसका कोई भी क्रीड, कास्ट, किसी कोई भी नाता नहीं है, कोई रिजर्वेशन नहीं है। तो फिर मैं क्यों ना बोलूं प्राउड मोमेंट, राइट। अभी तो कुछ फैक्ट्स बताए मैंने, राइट। बहुत, अगर मैं उसके बारे में बात करने लग गया तो फिर बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी, यहाँ की बहुत बड़ा लेक्चर हो जाएगा, राइट। तो इतनी प्राउड मोमेंट, इतनी प्राउड फीलिंग एक आर्मी के लिए, उसका स्ट्रक्चर जानना, उसके बारे थोड़ा सा उसका ओरिजिन जानना, उसका कॉम्पोजिशन क्या है, रैंक कौन से हैं, कैसी डिवीजन है, एक आम इंसान को पता होना आई थिंक जरूरी है। तो उसी के लिए आज उसकी चर्चा करेंगे, राइट। 1947 में आपका देश आजाद होता है। 47 से पहले क्या इंडियन आर्मी थी? द आंसर इज यस, लेकिन उसे कहा जाता था ब्रिटिश इंडियन आर्मी, क्योंकि 47 से पहले ब्रिटिशर्स का यहाँ पे पूरा इंपैक्ट था, वही हमारे मालिक थे, है ना, एडमिनिस्ट्रेटेड वही करते थे, तो फिर आर्मी भी उन्हीं के नाम पे थी। हाँ, आर्मी में काम करने वाले हम ही थे, ये इंडियंस ही थे। 47 के बाद क्या हुआ वो तो आपको पता ही, जब आजाद हुए तो पूरी की फुल फ्लैश जो आर्मी थी वो अब भारत के ही अधीन आ चुकी थी, राइट। ओरिजिन की बात करूं तो ओरिजिन कहां पे होता है? अगर मैं ब्रिटिश इंडिया आर्मी की बात करूं, मैं देखो डिटेल में नहीं जाने वाला, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ब्रिटिश इंडियन आर्मी की जो ओरिजिन की हुआ वो हुआ सन 1895 में ओरिजिन होता है उसका। आपको याद है, आपको याद होगा मॉडर्न हिस्ट्री में, हाँ, उस टाइम प्रोविंसेस थे,
3 प्रोविंसेस थे, कलकत्ता का, मद्रास का एंड बॉम्बे का प्रोविंसेस। तो ब्रिटिशर्स ने जब राज किया यहां पे, तो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, आर्मी एडमिनिस्ट्रेशन के पास थी, तो उन्होंने आर्मी रखी हुई थी। हर एक प्रोविंस की एक अपनी आर्मी थी। लेटर ऑन फिर जब इंडियन आर्मी बनी तो उसको भी लेटर ऑन वहां पे लेकर आए, और उसके बाद क्या हुआ, जो प्रोविंशियल आर्मीज है उसे इंडियन आर्मी के साथ लेटर ऑन क्या है, मर्ज कर दिया गया। ये एक आर्मी बन गई, दैट इज ब्रिटिश इंडियन आर्मी। क्लियर? तो हिस्ट्री को छोड़ो, अभी कैसी आई कैसी नहीं, हम तो 47 के बाद की बात करेंगे अभी, कि 47 के बाद अब आर्मी का स्ट्रक्चर, आर्मी का जो रुतबा है, रोल है, वो क्या क्या है। राइट? तो भारतीय सेना की अगर बात करूं, उससे पहले मैं बात करूंगा इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की। राइट? हमारी इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के 3 रूप हैं। एक हो गया इंडियन आर्मी, दूसरा हो गया इंडियन नेवी, और तीसरा हो गया इंडियन एयर फोर्स। ठीक है? अभी जो बात है, जो आज का लेक्चर है, वो किस पर है? इंडियन आर्मी पे। अगर कमेंट, अगर व्यूज, अगर रिक्वेस्ट ज्यादा आई तो इंडियन नेवी पे भी लेक्चर बनेगा और इंडियन एयरफोर्स पे भी हम लेक्चर बनाएंगे। आज बात करेंगे इंडियन आर्मी की। तो इंडियन आर्म्ड फोर्स के 3 हिस्से, उसमें से एक इंडियन आर्मी, और इंडियन आर्मी का सबसे बड़ा जो कंपोनेंट है, मतलब सॉरी, इंडियन जो आर्म्ड फोर्सेस का सबसे बड़ा जो कंपोनेंट है वो है इंडियन आर्मी। सबसे बड़ा कंपोनेंट का मतलब ज्यादा जो क्वांटिटी है, ज्यादा जो लोग हैं, ज्यादा जो ऑफिसर्स है, ज्यादा जो योद्धा है, वो इंडियन आर्मी के हैं। राइट? अब इस इंडियन आर्म्ड फोर्सेस का एक है सुप्रीम कमांडर, जो है भारत के राष्ट्रपति है, जो इस टाइम जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उनका नाम क्या है? द्रौपदी मुर्मू जी। इसका मतलब साफ है, जो भी प्रेसिडेंट रहेंगे वो ऑटोमेटिकली इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के, तीनों के, एयरफोर्स, नेवल और इंडियन आर्मी के सुप्रीम कमांडर बन जाएंगे। तो क्या सर वही ऑर्डर देते हैं आर्मी को आगे बढ़ने के लिए? क्या वही सारा मैनेजमेंट करते हैं? ऐसा नहीं है, ये सिंबॉलिक है। ठीक है? सिंबॉलिक इन द सेंस ऑर्डर यही देंगे, बट मैनेज करने वाला, ऑपरेशनल जो चीफ है वो कोई और है, और वो है जनरल ऑफ द आर्मी, जिसे हम COAS के नाम से जानते हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। इस टाइम सर COAS कौन है भारत के? तो मिस्टर जनरल मनोज पांडे जी हैं यहाँ के। 2022 इसी साल के अप्रैल में ये इस पोजीशन पे आए थे। राइट? तो अभी तक तो वही है, आगे जाके चेंज होते ही रहते हैं। तो अभी जो सारा दारोदार है, सारा जो बाहर इंडियन आर्मी का, इन्हीं के कंधों पर हमें देखने को मिलता है। राइट? आगे चले जो साइज है इस टाइम भारतीय सेना का, वो अप्रोक्सीमेटली 12.5 लाख है। दैट इज अ स्टैंडिंग आर्मी, एक्टिव आर्मी 12.5 लाख, और करीब 9.5 लाख के प्रपोर्शन में रिजर्व्ड आर्मी को भी रखा जाता है। अगर दोनों को मिला लो तो देखिए कहां तक क्वांटिटी जाती है। इसी करके पूरे वर्ल्ड की 3री बड़ी फोर्स है ये। राइट? और मोटो की बात करो तो सर्व परमो धर्म इनका मोटो है, मतलब कि सर्विस बिफोर सेल्फ, अपने से पहले भारत को रखा गया, भारत की सर्विस को रखा गया। और ये आर्मी मैन, ये ऑफिसर्स, ये हमारे योद्धा इस चीज को जस्टिफाई भी करते हैं। गर्मी हो, सर्दी हो, जितनी मर्जी मुसीबत हो, अपने परिवारों से पहले, अपने ऐशो आराम से पहले वो देश के लिए हमेशा खड़े हैं, और वी शुड प्राउड ऑन देम ऑलवेज। राइट? जस्टिफाई करना एक मोटो को बहुत बड़ी बात है यार। मोटो लिखना और उसको जस्टिफाई करना, दोनों में प्रैक्टिकली बहुत डिफरेंस है। कथनी और करनी में जाने में डिफरेंस है। तो यहां जो कथा गया वो करा भी गया, इसके लिए सैल्यूट है इस इंडियन आर्मी को। राइट? आगे चलते हैं। एक आर्मी डे भी मनाया जाता है, 15 जनवरी को मनाया जाता है, तो थोड़ी बहुत चीजें याद रखना। एक हेडक्वार्टर है आर्मी का, वो है न्यू दिल्ली में, तो जितनी भी मैनेजमेंट है सेंट्रल लेवल की वो वहां से होती है। राइट? अगर मैं बोलूं कि सर इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, आर्मी के कुछ ऑब्जेक्टिव्स होंगे, तो ऑब्जेक्टिव्स तो बच्चे भी जानेगा। क्या? नेशनल सिक्योरिटी को बनाए रखना, नेशनल इंटीग्रिटी को बनाए रखना,
नेशनल यूनिटी को बनाए रखना, एक्सटर्नल एग्रेशन से भारत को बचाना, इंटरनल थ्रेट से भारत को बचाना, और यहां तक तो हम आम भी देखते हैं कि कोई जब कुछ नेचुरल कैलेमिटीज आती हैं देश पर तो हमेशा तत्पर इंडियन आर्मी खड़ी रहती है हम सबके साथ, चाहे वो अर्थक्वेक हो, चाहे फ्लड हो, चाहे कुछ भी नेचुरल कैलेमिटीज हो। राइट? तो सर क्या भारत की आर्मी के झगड़े, तो चलो झगड़े तो छोटे मोटे स्कर्मिश वॉर्स तो चलती रहती हैं, क्या बिग वॉर में एंगेजमेंट हुई है कभी भारतीय आर्मी की? 4 बार। 1 बार चाइना के साथ, 3 बार पाकिस्तान के साथ। राइट? तो वॉर तो चलो होगी सर, हमेशा तो वॉर चलती ही नहीं है ना, है ना? तो क्या और चीजों में भी पार्टिसिपेशन है? मैंने आपको पहले बताया, हर तरफ तैयार है वो, छोटे छोटे बहुत सारे छोटे बड़े बहुत ऑपरेशंस किए हैं, जैसे ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन कैक्टस। तो इसके बारे में अगर बोलूंगा तो फिर वही बात, चीजें बढ़ जाएंगी और ज्यादा। तो ऑपरेशन विजय के बारे में आप जाके कमेंट करना यूट्यूब पे देखकर कि क्या है ऑपरेशन, क्या था ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन कैक्टस क्या था, ऑपरेशन मेघदूत क्या था, तो इसके बारे में पता आप करके मुझे वहां पे कमेंट करेंगे। राइट? अब आगे इस आर्मी को डिवाइड किया गया है ज्योग्राफिकली वाइज, इस आर्मी को ऑपरेशनल वाइज डिवाइड किया गया है 7 कमांड से। ठीक है? जिसमें से 6 कमांड जो है वो ऑपरेशनल वाइज है, एक जो कमांड है वो ट्रेनिंग वाइज है। तो टोटल हो गया हमारे पास 7 कमांड्स। 7 कमांड बोले तो नॉर्थ कमांड ऊपर, साउथ कमांड दूसरी, ईस्ट कमांड तीसरी, वेस्ट कमांड चौथी, सेंट्रल कमांड 5वीं। 5 तो डायरेक्शंस होगी, ऊपर नीचे दाएं बाएं और बीच में 5 कमांड ये होगी। 6 कमांड जो है वो है साउथ वेस्ट कमांड। राइट? साउथ वेस्ट कमांड। ठीक है? अब लास्ट कमांड रहेगी, लास्ट कमांड कौन सी है आपकी? ट्रेनिंग कमांड। और ट्रेनिंग कमांड का जो हेडक्वार्टर है वो शिमला में। हर एक कमांड का एक हेडक्वार्टर है। ठीक है? तो अपना अपना, अब ये जितनी भी ये अपना कमांड्स हैं, इसके ऊपर एक होता है ऑफिसर इंचार्ज, एक मेन बंदा जो एक कमांड को देखता है, मैनेज करता है। वो उनका रैंक लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के वो बंदे होते हैं, याद रखना ये चीज। ठीक है? दिस इज द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रैंक ऑफ इंडियन आर्मी। मैं अभी रैंक करवाऊंगा तो समझ आ जाएगा। लेफ्टिनेंट जनरल मतलब नॉर्थ कमांड का कमांडेड बाय लेफ्टिनेंट जनरल जो भी है वहां पे प्रेजेंट, ईस्ट का भी ऐसे, वेस्ट का भी ऐसे, बाकी सारी कमांड्स के लेफ्टिनेंट जनरल इनके हेड रहेंगे। क्लियर हुआ? अब रैंक की बात करता हूं। रैंक, अगर मैं आर्मी के रैंक को देखूं तो 2 टाइप्स है, एक है कमीशन्ड ऑफिसर्स, एक है नॉन कमीशन्ड ऑफिसर्स। कमीशन्ड ऑफिसर बोले तो क्या? कमीशन्ड ऑफिसर का मतलब दे आर द लीडर्स, they lead the command, they command the unit, they lead the unit। ठीक है? टोलियों को, बटालियंस को लीड करने वाले कमीशन्ड ऑफिसर, और जो जिन्हें लीड किया जाता है वो सब क्या है? नॉन कमीशन्ड ब्रांच। तो मैं नॉन कमीशन्ड ब्रांच से शुरू करता हूं और उसको ऊपर जनरल तक लेके जाऊंगा। ध्यान रखना, आज के बाद कभी भी कोई आर्मी वाले आप देखो मिलो तो उनकी ड्रेस देख के, यूनिफॉर्म देखकर ही आपको पता लग जाएगा कि इनका रैंक क्या है। तो मजा तब है। राइट? तो सबसे पहला जो नॉन कमीशन की बात कर रहा हूं, सबसे पहला आता है सिपाही बैच। कोई बैच नहीं, एक प्लेन बैच होगा, दैट्स इट, वो सिपाही है। उसके बाद लांस नायक आता है। उसकी प्रमोशन के बाद क्या है? लांस नायक। लांस नायक में एक ऐसे करके ना, ये एक स्ट्रिप होगी। ठीक है? लांस नायक के बाद नायक, उनमें वो जो स्ट्रिप है ना ऐसे करके, वो 2 हो जाएगी। लांस नायक के बाद तीसरा रैंक, चौथा रैंक है, दैट इज हवलदार। उसमें जो स्ट्रिप्स है वो 3 हो जाएगी, 1 2 3 यहां करके शोल्डर्स के ऊपर। राइट? तो यहां तक शायद आपने कभी देखा होगा, लेकिन अब जब देखोगे तो पहचान जाओगे लांस नायक, नायक क्या है, हवलदार क्या है। हवलदार के बाद ये जो स्ट्रिप्स है ना ऐसे करके, ये इस शेप में ये चली जाएगी, एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप आ जाएगी, और हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप के साथ एक लग जाएगा स्टार, उसको कहेंगे नायब सूबेदार। एक स्ट्रिप हो गया, एक स्टार हो गया, और इनके स्टार के 5 कॉर्नर्स होते हैं, 5 कॉर्नर स्टार्स कहते हैं उसको। ठीक है? तो क्या हो गया? एक स्ट्रिप और एक स्टार,
दैट इज नायब सूबेदार। उसके बाद सिंपल सूबेदार, एक स्ट्रिप और 2 स्टार, और लास्ट में सूबेदार मेजर। इनमें एम्बलम लग जाता है एक स्ट्रिप के साथ। देखो स्ट्रिप्स जब आएगा ना तो इसका मतलब वो क्या है, नॉन कमीशन रैंक है। स्ट्रिप्स हटा के अगर स्टार लगा दूंगा ना तो वो कमीशन रैंक हो जाएगा। तो स्ट्रिप देखने का है, स्ट्रिप जरूर देखना, राइट। तो यहां तक बात समझ आई। ये कौन है, ये नॉन कमीशन रैंक्स के हैं। अब मैं चलता हूं कमीशन रैंक्स में। सीडीएस बच्चा करता है प्लस ग्रेजुएशन के बाद, आईएम एकेडमी नोएडा, उसके बाद +2 के बाद एनडीए होती है, खड़गवासला एकेडमी एंड ऑल दैट। वहां से जब ट्रेनिंग होती है, बच्चा पढ़ता है, ट्रेन करके वहां से फिर क्या निकलता है, कमीशन ऑफिसर बन के निकलता है। और जो पहला रैंक है कमीशन ऑफिसर का, जब वो पासिंग आउट परेड में, आपने एक मूवी देखी होगी लक्ष्य मूवी, उसमें हीरो कौन था वो, ऋतिक रोशन जी निकलते हैं और कमीशन के मम्मी पापा यहाँ से उतारते हैं स्टेप उनकी, है ना, और सल्यूट करते हैं, जफ्फी डालते हैं। तो यहाँ पे कितने स्टार हैं, स्टार थे वो 2। कमीशन ऑफिसर के जो सबसे छोटा कमीशन ऑफिसर है दैट इज अ लेफ्टिनेंट। स्पेलिंग देखोगे तो लेफ्टिनेंट एंड ऑल दैट। लेफ्टिनेंट 2 स्टार। अब उससे ऊपर प्रमोशन 3 स्टार, दैट इज द कैप्टन ऑफ द आर्मी। 3 स्टार्स उतर जाते हैं। नेक्स्ट प्रमोशन में एक लग जाता है एम्बलम, सत्यमेव जयते वाला एम्बलम। तो वो क्या बन जाता है, मेजर साहब, है ना। मूवीज भी देखी होंगी आपने, मेजर साहब, कभी वो अमिताभ बच्चन मेजर साहब एंड ऑल दैट। तो वो एक देखना, कभी फिर से देखना मूवी, एक एम्बलम लगा होगा मेजर में। फिर एम्बलम के साथ एक स्टार और जुड़ जाता है तो लेफ्टिनेंट कर्नल। फिर एम्बलम के साथ 2 स्टार और लग जाते हैं, कर्नल ऑफ द आर्मी। यहां तक क्लियर हुआ। एम्बलम 3 तक हो गए थे, 3 स्टार हो गए थे कैप्टन के, फिर एम्बलम लगा, फिर एम्बलम के साथ 1 लगा तो क्या बना, लेफ्टिनेंट कर्नल। एम्बलम के साथ 2 लगे तो क्या बना, कर्नल। एक रैंक और है, एम्बलम के साथ 3 स्टार, दैट इज अ ब्रिगेडियर ऑफ द आर्मी। अब उतरेगा स्टार्स एंड ऑल दैट, यहां पे लगेगा आप तलवार, क्रॉस का निशान, तलवार बनी होती है, राइट, और उसके साथ एक स्टार। इट मींस द मेजर जनरल, ठीक है। अब वो स्टार ऐसे, सॉरी वो जो क्रॉस ऐसे, क्रॉस के साथ स्टार जुड़ गया, उसके साथ एम्बलम लग गया, एक तलवार और एक एम्बलम। इट मींस द लेफ्टिनेंट जनरल ऑफ द आर्मी। कमांड्स याद है, जो 6 कमांड्स थी उसको चीफ कौन करता, कमांड कौन कर रहा था, लेफ्टिनेंट जनरल। और अल्टीमेटली इन्हीं में से एक चूज होता है और वो बनता है जनरल ऑफ द आर्मी। अब सर यहां पे जनरल ऑफ द आर्मी में क्या लगेगा, तलवार, एम्बलम एंड 1 स्टार। वो क्या बने, जनरल ऑफ द आर्मी, मतलब चीफ ऑफ द आर्मी, मतलब अभी के कौन, जनरल मनोज पांडे, राइट। ये भी तो पता लगना चाहिए ना आपको, मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कि ये जो जनरल बने हैं अभी, ये पहले क्या थे, ऑब्वियसली लेफ्टिनेंट जनरल रहे होंगे। किस कमांड के ये लेफ्टिनेंट जनरल थे, और कमांड बोले तो कितनी, 7 ही कमांड है हमारे पास, राइट। तो क्या वो ट्रेनिंग कमांड के थे लेफ्टिनेंट जनरल, क्या वो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट किसके थे वो, तो ये मुझे कमेंट सेक्शन में आप बताना। थे भी या कहीं और से निकल कर आए तो ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में आप बताना जरूर, राइट। चलो अब बात करते हैं अवार्ड्स की, मेडल्स की। देखो 2 वक्त होते हैं इंडियन आर्मी के लिए, एक होता है वॉर टाइम, जब हम किसी वॉर में फुली इंगेज्ड होते हैं, जैसे मैंने बोला 4 वॉर्स हुई, 3 पाकिस्तान के साथ और 1 चाइना के साथ। एक होता है पीस टाइम, वॉर नहीं चल रही, छोटी मोटी स्कर्मिशेस हो रही है, वो तो चलती रहती है, वो तो डेली का काम है, फुल फ्लेज वॉर नहीं। अब दोनों ही टाइप्स के लिए, दोनों ही टाइम के लिए 2 अवार्ड्स की कैटेगरी रखी गई है, ठीक है। वॉर टाइम में अगर आप शहीद होते हैं, या शहीद इन द सेंस आपने बड़ा काम किया, आप शहीद हुए नहीं हुए, आप हीरो बने उस वॉर टाइम में, तो सबसे बड़ा जो अवार्ड है इंडियन आर्मी के लिए दैट इज द परमवीर चक्र। परमवीर के बाद फिर महावीर चक्र आता है, उसके बाद फिर वीर चक्र आता है। अगर बात करूं मैं पीस टाइम की, पीस टाइम में सबसे पहले अशोक चक्र, देन कीर्ति चक्र, और लास्ट में शौर्य चक्र। तो इसके बारे आप इसको दिमाग में रखना, ठीक है। अब हर
आदमी ना, हर बच्चा, हर लोग ना इनकी इक्विपमेंट्स की तरफ देखकर काफी एक्साइटेड होते हैं, यार इनके पास टैंक्स, इनके पास ये एंड ऑल दैट। तो इक्विपमेंट्स जो भी आर्मी यूज कर रही है या जो पहले यूज करती थी, क्या वो सेम है? ऑब्वियसली बात है, जब वक्त बदलता है इक्विपमेंट्स की रेंज बदलती है, उसकी टेक्निक बदलती है, उसका मॉडल बदलता है। तो ये वो आर्मी जो पहले हाथ से गोला दागने वाले, जैसे हम पटाखे जलाते हैं उसको, आज टोटल टेक्नोलॉजिकल चेंज आ चुका है हमारी इंडियन आर्मी में, है? जो इक्विपमेंट्स हैं इनके, वो मोस्टली आज भी इंपोर्टेड है। इंपोर्टेड का मतलब वो बाहर से मंगाए जाते हैं, लेकिन हम पूरी तरह तैयार हैं या कोशिश कर रहे हैं कि इंडिजीनियस इक्विपमेंट जितना हम यूज कर सकें, तो बैलेंस ऑफ ट्रेड भी हमारा ठीक होगा और हमारा जो आत्मनिर्भर का जो नारा है भारत का, वो भी हम खरे उतर पाएंगे अगर ये पैसा हम बचा लेते हैं। और ये पैसा घर में रहेगा तो इंडियन इकोनॉमी के लिए अच्छी बात रहेगी। तो आप न्यूज चैनल्स में देखते होंगे आप कि जेट्स बनाने की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तेजस नाम सुना होगा आपने, अब तो तेजस बना के हम उसको बेचने भी वाले हैं बाकी कंट्रीज को, तो उस पर ध्यान देने का, राइट। अब इनके लिए डिजाइन कौन करता है, इनके लिए इक्विपमेंट्स मोस्टली कौन बनाता है? तो एक ऑर्गेनाइजेशन है DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। नाम याद रखना, सारा काम धंधा वही करते हैं, ज्यादा मोस्टली वही करते हैं, ठीक है। क्या इंडियन आर्मी टैंक्स यूज करती है? देखो, टैंकों की लिस्ट बनाने लग गया तो बहुत लंबी हो जाएगी। यहाँ टैंक्स यूज करते हैं, मैं यही कह सकता हूं कि एक इंपॉर्टेंट टैंक है विच इज यूज्ड, वो जो जान है इंडियन आर्मी की, दैट इज अर्जुना टैंक। अर्जुन MK-1A टैंक है, याद रहना, अर्जुन MK-1A टैंक सबसे मेन टैंक है इंडियन आर्मी का। दूसरा, एविएशन में इनके पास हेलीकॉप्टर्स हैं, चेतक वगैरह इन ऑल दैट, तो अभी वहां उसको रिप्लेस करके HALLU हेलीकॉप्टर्स का यूज किया गया। HALLUA दैट इज लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स का यूज हो रहा है। बाहर देश भी हमसे ये मंगाने की कोशिश कर रहे हैं। मिसाइल्स की बात करूं तो बहुत सारी सीरीज है हमारे पास, अग्नि सीरीज, ब्रह्मोस सीरीज। लेकिन मिसाइल्स को ना 3 कैटेगरी में मोस्टली एक मोटे मोटे तौर पे डिवाइड किया जाता है। एक होती है क्रूज मिसाइल, एक बैलिस्टिक मिसाइल होती है, एक एंटी टैंक मिसाइल होती है। तो जो क्रूज मिसाइल है उसमें भारत के पास ब्रह्मोस है। सेकंड जो बैलिस्टिक मिसाइल है उसमें अग्नि सीरीज भी आती है ना, हमारे पास प्रहार भी है उसमें, है ना। और ये जो लास्ट की एंटी टैंक है, हमारे पास एक ही बड़ी तगड़ी मिसाइल है, नाग कैसे डसते, ऐसे टैंकों के लिए स्पेशल प्रोजेक्टेड बनाई गई वो मिसाइल ना। तो इस वीडियो में मैंने स्ट्रक्चर के बारे में बता दिया आपको, रैंक के बारे में बता दिया, अवार्ड्स के बारे में बता दिया, राइट। तो अब आपके लिए क्वेश्चन है कि भारत हर साल एक बजट लेकर आता है, उस बजट में कुछ एलोकेशंस, कुछ बड़ी या कभी छोटी एलोकेशंस डिफेंस को जाती है। तो अगले 2 महीने में, नेक्स्ट 2 मंथ्स में इंडिया बजट लेकर आने वाला है 2023 का। आपको क्या लगता है कि इस बार का जो बजट रहेगा वो डिफेंस के लिए रहेगा? डिफेंस के लिए रहने का मतलब क्या, डिफेंस में जो एलोकेशन है उसको बढ़ाएंगे, उसको कम करेंगे या उतने ही रहने देंगे? बजट से पहले आप सोच विचार कर लीजिए, आप समझ लीजिए चीज़ों को, लॉजिकल अपना लॉजिक लगाइए और मुझे कमेंट में बताना कि क्या लगता है आपको, बजट इंक्रीज करना चाहिए, डिफेंस बजट को इंक्रीज करें, उसे कम करें, या जितना पहले था उतना ही रखें? एक तरफ बातें हो रही हैं आत्मनिर्भर भारत की, क्या बजट को बढ़ाना से ही आत्मनिर्भर बन पाएंगे या कुछ और तरीके भी हैं भारत के पास, राइट? कमेंट ज़रूर करना, राइट? थैंक यू सो मच। जय भारत, जय हिंद।